सुप्रभात छात्रों। मैं संतोष वत्स आपका इस सुहानी सी सुबह में और नए सत्र में यानी नई कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। छात्रों, आज हम आरोह पाठ का गद्य खंड का एक पाठ भक्तिन लेकर आपके समक्ष हैं। छात्रों, आपकी हिंदी की एक साप्ताहिक परीक्षा हो चुकी है। ये आप जानते ही हैं कि 31 तारीख को आपकी साप्ताहिक परीक्षा थी और आप सभी ने उस परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन भी किया है और अपनी कमियों को भी जाना है कि परीक्षा में आपसे कहाँ कमी रह गई। उम्मीद करती हूँ कि जहाँ भी कमी रही होगी आप उस विषय को दोबारा से पढ़ोगे और समझोगे। ठीक है छात्रों, आज हम भक्तिन महादेवी वर्मा द्वारा रचित जो पाठ है भक्तिन, इसका सार पढ़ेंगे। ठीक है छात्रों, सार के बाद आपको वो पाठ अपनी पुस्तक से पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तरों को उसमें ढूंढना है। अब हम महादेवी वर्मा द्वारा जो रचित है भक्तिन पाठ, इसको देखते हैं। ये महादेवी वर्मा जी का चित्र है, फोटो है। पाठ का सार देखिए छात्रों। भक्तिन महादेवी जी का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र है जो स्मृति की रेखाओं में संकलित है। इसमें लेखिका ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत और वर्तमान का परिचय देते हुए उसके व्यक्तित्व का दिलचस्प खाका खींचा है। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, इसको रेखांकित कीजिए छात्रों। महादेवी के घर में काम शुरू करने से पहले उसने कैसे एक संघर्षशील, स्वाभिमानी और कर्मठ जीवन जिया, कैसे पितृस्तात्मक, पितृ मीन्स पिता की, स्तात्मक मीन्स राज्य, मान्यताओं और छल भरे समाज में, जहाँ पर पिता का राज चलता है, जहाँ पर लड़कों का राज चलता है, ऐसे समाज में अपने और अपनी बेटियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और हार कर कैसे जिंदगी की राह पूरी तरह बदल लेने के निर्णय तक पहुंची। इसका संवेदनशील चित्रण लेखिका ने किया है। लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। साथ ही भक्तिन लेखिका के जीवन में आकर छा जाने वाली एक ऐसी परिस्थिति के रूप में दिखाई पड़ती है जिसके कारण लेखिका के व्यक्तित्व के कई अनछुए आयाम उद्घाटित होते हैं। इसी कारण अपने व्यक्तित्व का जरूरी अंश मानकर वे भक्तिन को खोना नहीं चाहती। ये किसके बारे में बात हो रही है छात्रों? महादेवी वर्मा भक्तिन के बारे में बात कर रही हैं। सारांश, लेखिका कहती हैं कि भक्तिन का कद छोटा, अब उनकी शरीर की बनावट के बारे में वर्णन है। उनका जो शरीर है वो कैसा है? उनका जो कद है वो छोटा है और शरीर दुबला, उसके होठ पतले, वह गले में कंठी माला पहनती थी। उनका नाम लक्ष्मी था, परंतु लेकिन आपकी बुक में छात्रों लक्ष्मी नहीं होगा, लक्ष्मिन होगा। ठीक है छात्रों, उनका नाम था लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की। उसकी कंठी माला को देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया। ठीक है, कि उसको ये लगा कि वैसे तो मैं दरिद्र हूँ, गरीब हूँ और मेरा नाम लक्ष्मी है, लेकिन उसको वो अच्छा नहीं लगा। उसने लेखिका को, महादेवी वर्मा को क्या कहा कि मुझे वो भक्ति के नाम से ही पुकारे। सेवा धर्म में वह हनुमान से स्पर्धा करती थी, होड़ करती थी। जिस प्रकार
हनुमान जी राम की सेवा में दिन रात लगे रहते थे, उसी प्रकार जो वो भक्तिन थी वो भी महादेवी वर्मा की सेवा में दिन रात लगी रहती थी छात्रों। उसके अतीत के बारे में यही पता चलता है कि वह ऐतिहासिक झूसी के गांव के प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। इसको रेखांकित करो छात्रों। झूसी के गांव के प्रसिद्ध अहीर की इकलौती बेटी थी। इकलौती मीन्स एक। उसका लालन पालन उसकी सौतेली माँ ने किया। 5 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हैंडिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया। इसको छात्रों रेखांकित करो। उसका विवाह 5 वर्ष की उम्र में हैंडिया गांव के गोपालक के पुत्र के साथ कर दिया गया। 9 वर्ष की उम्र में गोना हो गया। पहले क्या होता था छात्रों, प्राचीन काल में पहले छोटी उम्र में लड़की की शादी कर दी जाती थी और 2 साल 4 साल 5 साल जब तक वो लड़की जवान नहीं होती थी उसका गोना नहीं करते थे। और जब लड़की जवान हो जाती थी उसके बाद उसका गोना किया जाता था। गोना मीन्स अपने मायके से उसको ससुराल भेज दिया जाता था। भक्तिन की भी माता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए उसे पीहर यह कह कर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से नहीं गई है। मायके जाने पर भी माता के दुर्व्यवहार तथा पिता की मृत्यु से व्यथित मीन्स दुखी होकर वह बिना पानी पिए ही घर वापस चली आई। कि उसने अपने मायके में पानी तक नहीं पिया और वह वापस अपनी ससुराल चली आई। घर आकर सास को खरी खोटी सुनाई तथा पति के ऊपर गहने फेंक कर अपनी व्यथा व्यक्त की। अपना दुख उसने कैसे प्रकट किया छात्रों, कि अपने गहने वगैरह उतार कर अपने पति की तरफ उसने फेंक दिए। भक्तिन को जीवन के दूसरे भाग में भी सुख नहीं मिला। ये उसके पहले भाग की कथा थी छात्रों। उसके लगातार 3 लड़कियां पैदा हुई तो सास व जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। पहले ज़माने में क्या था छात्रों, कि जहाँ पर लड़का होता था उसी औरत की इज्जत की जाती थी। और जो भक्तिन थी उसके 3 बेटियां हुई जिस कारण वहाँ भी उसकी इज्जत नहीं हुई। देखिए छात्रों, उसके लगातार 3 बेटियां पैदा हुई तो सास और जेठानियों ने उसकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी। इसका कारण यह था कि सास के 3 कमाऊ बेटे थे तथा जेठानियों के काले काले पुत्र थे। कि जेठानियों के पास तो लड़के थे, चाहे वो काले थे या जो भी थे। जेठानियाँ बैठकर खाती तथा घर का सारा काम चक्की चलाना, इसको छात्रों रेखांकित करो। जेठानियाँ तो खाली बैठकर खाती थी और जो घर का सारा काम था वो लक्ष्मीन मीन्स भक्तिन से करवाती थी। घर का सारा काम जैसे काम चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि कार्य भक्तिन ही करती थी। छोटी लड़कियां गोबर उठाती। किसकी लड़कियों की बात हो रही है छात्रों, ये भक्तिन की लड़कियों की, कि वो गोबर उठाती थी और कंडे थापती थी। कंडे मीन्स उसके उपले बनाना। खाने के मामले में भी भेदभाव था। ये नहीं है कि जेठानियों के लड़कों को कुछ और मिलता था और यहाँ पर भक्तिन की बेटियों को खाने में कुछ और मिलता था छात्रों। जेठानियों और उनके लड़कों को भात पर सफ़ेद राब क्या होता था, पहले शक्कर को बोलते थे, दूध और मलाई मिलती थी। देखिए छात्रों, इसको रेखांकित कीजिए। लड़कों को भात और सफ़ेद राब मीन्स चावल और शक्कर, दूध और मलाई मिलती थी। और भक्तिन को काले गुड़ की डली, जो पुराना गुड़ हो जाता था उसका एक टुकड़ा, एक पीस उसको दिया जाता था। डली मीन्स छोटा ढेला। मट्ठा मीन्स लस्सी तथा लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। घुघरी मीन्स खिचड़ी। इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था। उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था छात्रों। पति प्रेम के बल पर ही वह अलग हो गई। जब उससे अत्याचार सहन नहीं हुआ तो पति के बल पर ही उसने अलग होने का फैसला ले लिया। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसे गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़, अमराई मीन्स आमों के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। जब वो अलग हुई उसको क्या क्या मिला छात्रों, गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। परिश्रम के कारण घर में समृद्ध
सशक्तता आ गई। जब जो छात्रों कोई भी इंसान मेहनत करता है तो उसका फल तो उसे मिलता ही है। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। उस समय भक्ति की उम्र 29 वर्ष थी। उसकी पत्नी देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी, उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उसने मेहनत की और वो काफ़ी समृद्ध बन गई, पैसे वाली बन गई। ठीक है छात्रों, उन्होंने दूसरे विवाह का प्रस्ताव किया तो भक्ति ने स्पष्ट मना कर दिया। उनको क्या लगा, अगर ये दूसरी शादी कर लेगी तो ये वहाँ चली जाएगी और इसकी जो धन संपदा है वो हमारे पास आ जाएगी। तो भक्ति ने स्पष्ट मना कर दिया। उसने केश कटवा दिए तथा गुरु के मंत्र लेकर कंठी बांध ली। उसने क्या किया, अपने बालों को कटवा दिया और गुरु से दीक्षा ली, मंत्र लेकर कंठी बांध ली, गले में माला पहन ली। उसने दोनों लड़कियों की शादी कर दी और पति के चुने दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। लड़कियों की शादी के बाद उनको घर जमाई मीन्स अपने घर में ही रख लिया। अब ये 2 चरण पूरे हो गए छात्रों। अब जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई छात्रों। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। उसका जेठ अपनी विधवा बहन के विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी छात्रों। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में उस तिकतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो पंच समस्या में पड़ गए। अंत में पंचायत ने कलयुग को इस समस्या का कारण बताया कि ये तो कलयुग है और ये ऐसा होता ही है, और अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों को पति पत्नी के रूप में रहना पड़ा। अपमानित बालिका व माँ विवश थी, मजबूर हो गई। यह संबंध खुशकर नहीं था। दामाद निश्चित होकर तीतर लड़ाता था, जिसकी वजह से पारिवारिक द्वेष इस कदर बढ़ गया कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो गया छात्रों। लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। यह अपमान वह सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली गई छात्रों। जीवन के अंतिम परिच्छेद में घुटी हुई चांद, मैली धोती तथा गले में कंठी पहने वह लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची। उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। जब कोई नौकरी के लिए जाता है छात्रों तो पहले वो अपनी बताता है कि वो क्या क्या कर सकता है, अपनी क्वालिटी बताता है। ऐसे ही उसने भी अपनी क्वालिटी बताना शुरू कर दिया कि मुझे रोटी बनाना आता है, दाल बनाना आता है और जो भी काम होंगे मैं वो कर लूँगी। नौकरी मिलने पर उसने अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। इतनी भक्तिन बन गई, वो दूसरों के कपड़े जब पहनती थी, जब लेखिका के वस्त्र उसने पहने उसको भी जल से छींटा लगाया ताकि वो पवित्र हो जाए और मैं उसको पहन लूँ। निकलते सूर्य व पीपल को अर्घ दिया। जब सूर्य निकलता है, सूर्य उगते हुए सूर्य को सभी जल देते हैं, उसको अर्घ बोलते हैं छात्रों। और पीपल के पेड़ को भी उसने पानी दिया। 2 मिनट जप किया और कोयले की मोटी रेखा से चौके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूत पाक को मानने वाली थी। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चित्तीदार 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने उसे टोक दिया। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छे सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गई। जब हम रोटी को ज़्यादा सेकते हैं छात्रों, वो हार्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है, कड़ी हो जाती है। उसने सब्जी न बनाकर दाल बना दी।
इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर वह अमचूर्ण मीन्स आम का चूर्ण, अमचूर्ण क्या होता है? आम का चूर्ण, जिसको हम अमचूर भी बोलते हैं छात्रों, लाल मिर्च की चटनी या गांव के लाए गुड़ का प्रस्ताव रखा। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से एक मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची और न्याय सूत्र पढ़ते हुए शहर और देहात के जीवन के अंतर पर विचार करने लगी। उसने न्याय सूत्र पढ़ा और उसमें जाना कि शहर का और देहात का, देहात मीन्स गांव के जीवन में क्या क्या अंतर है। गिरते स्वास्थ्य व परिवार वालों की चिंता निवारण के लिए, निवारण मीन्स उसको दूर करने के लिए लेखिका ने खाने के लिए अलग व्यवस्था की। किंतु इस देहाती वृद्धा की सरलता से, वृद्धा कौन? भक्तिन। छात्रों सरलता से, क्योंकि जो गांव वाले होते हैं उस छात्रों वो बहुत सीधे साधे होते हैं, जिस प्रकार की वो हमारी भक्तिन थी, लक्ष्मीन थी, वह इतना प्रभावित हुई कि वह अपनी असुविधाएं छिपाने लगी। भक्तिन स्वयं को बदल नहीं सकती थी, वह दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने की इच्छा रखती थी। लेखिका देहाती बन गई। छात्रों देखिए, परंतु भक्तिन को शहर की हवा नहीं लगी। उसने लेखिका को ग्रामीण, जो गांव का खाना था, सिखा दिया, खाना खाना सिखा दिया, परंतु स्वयं रसगुल्ला भी नहीं खाया। जो शहरों में रसगुल्ले बनते हैं उसको नहीं खाया, क्योंकि जो वो गांव में खाती थी वो ही शहर आकर खाती थी। छात्रों उसने लेखिका को अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएं कंठस्थ करा दी। जो उनके गांव में जो दंत कथाएं मीन्स लोगों के द्वारा सुनी हुई कथाएं थी, कहानी थी, उनको कंठस्थ करा दी, उनको याद करा दी गई। परंतु खुद आए के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा कि आए, ऐ बोलते हैं छात्रों गांव में कि क्या कर रहा है, तो क्या बोलते हैं? तो उसका अर्थ ये है कि उसने आए के स्थान पर जी कहना नहीं सीखा। जैसे शहर में हम बोलते हैं कि ये काम कर लिया जी, उसने वो नहीं सीखा, वो अब भी आए ही बोलती थी। भक्तिन में दुर्गुणों का अभाव नहीं था, उसमें बहुत सारे कमी नहीं थी दुर्गुणों की। वह इधर उधर पड़े पैसों को किसी मटकी में छिपा कर रख देती थी, जिसे वह बुरा नहीं मानती थी। पूछने पर वह कहती कि यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया, यह क्या चोरी है। अपनी मालकिन को खुश करने के लिए वह बात को बदल भी देती थी। वह अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी कि जो उसने कहा वो तर्क संगत मीन्स अच्छे से उसको बताती थी। वह अपनी तर्क देती थी, वह अपनी तर्क देना मीन्स राय भी देती थी। लेखिका ने उसे सिर घुटानों से रोका तो उसने तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध कहकर अपना कार्य शस्त्र सिद्ध बताया। वह स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, अब वह हस्ताक्षर करना भी सीखना नहीं चाहती थी। वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन लेखिका क्या चाहती थी कि वह शहर में आ गई है और हस्ताक्षर करना, सिग्नेचर करना सीख जाए, लेकिन वह नहीं चाहती थी। उसका तर्क था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है, यदि वह भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी कि वो तो असाधारण है, साधारण नहीं असाधारण। इसी से वह अपना महत्व साबित कर सकती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया, इसलिए वह कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता। वह स्वयं सहायता करती थी, कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर, कभी चटाई को आंचल में झाड़कर। इसको भी छात्रों रेखांकित कर लो। वो लेखिका की सहायता कैसे करती थी? कभी उत्तर पुस्तिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रख देती थी, कभी रंग की प्याली जिसमें वो रंग मिक्स हुआ होता था छात्रों, उसकी प्याली को भी धोकर रख देती थी, कभी चटाई को आंचल में झाड़कर, जो भी उससे सहायता होती थी छात्रों वो करती थी। भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणिक हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर उसे प्रसन्नता होती थी। जब भी लेखिका की किसी पुस्तक का प्रकाशन होता था, छपती थी वो पुस्तक, तो वो भक्तिन खुश होती थी। उस कृति में वह अपना सहयोग खोजती थी
कि मेरा भी इसमें थोड़ा बहुत सहयोग है। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि जब वह बार बार के आग्रह के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत अथवा कभी तुलसी की चाय पिलाकर उसे भूख के कष्ट से बचाती थी। छात्रों, इसको रेखांकित करो कि जब लेखिका खाना नहीं खाती थी, मान लो कोई चित्र अधूरा था और हम ये सोचते हैं कि इसको पूरा करने के बाद खाएंगे, तो भक्तिन क्या करती थी, कहीं दही का शरबत ले आती थी और कभी तुलसी की चाय, कि महादेवी को भूख का एहसास ना हो। भक्तिन में गजब का सेवा भाव था। छात्रों, इसको रेखांकित करो। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य हिरनी, सोना, कुत्ता बसंत, बिल्ली गोधूली भी आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन, इसमें क्या बताया गया है, जब हिरनी भी, कुत्ता भी, बिल्ली भी, गोधूली क्या होता है, गायों के लौटने का स्थान, मीन्स शाम का समय, आराम करने लगते हैं, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वह उसे कभी पुस्तक देती, कभी शाही, तो कभी फाइल देती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी और लेखिका के बाद सोती थी। इसको रेखांकित करो छात्रों। भक्तिन का काम क्या था कि लेखिका के जागने से पहले जाग जाती थी और लेखिका के सोने के बाद वो सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर वह लेखिका से आगे चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडी पर, पगडंडी क्या होता है, संकरा रास्ता, नैरो रास्ता जिसको बोलते हैं, उसके पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। इसको रेखांकित करो। लेखिका जो महादेवी वर्मा थी, वो भक्तिन को अपनी परछाई के समान समझती थी। युद्ध के समय लोग डरे हुए थे, उस समय वह बेटी दामाद के आग्रह पर लेखिका के साथ रहती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वह लेखिका को अपने गांव में ले जाना चाहती थी कि मैं भी उसको अपना गांव दिखाऊं। वहां वह लेखिका के लिए हर तरह के प्रबंध करने का आश्वासन देती थी। वह अपनी पूंजी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थी। छात्रों, लेखिका का मानना है कि उनके बीच स्वामी सेवक का संबंध नहीं था। इसका कारण यह था कि वह उसे इच्छा होने पर भी हटा नहीं सकती थी और भक्तिन चले जाने का आदेश पाकर भी हंसकर टालती रहती थी। वह उसे नौकर भी नहीं मानती थी। भक्तिन लेखिका के जीवन को घेरे हुए थी। भक्तिन छात्रावास की बालिकाओं के लिए चाय बना देती थी। भक्तिन क्या करती थी, छात्रावास की लड़कियों के लिए चाय बना देती थी। इसको भी छात्रों रेखांकित कर लेना बुक में। वह उसे लेखिका के नाश्ते का स्वाद भी लेने देती थी। वह लेखिका के परिचितों, मीन्स जान पहचान वाले, वह साहित्यिक जो लिटरेचर बंधु थे, जो साहित्य रचना साथ में करते थे, परिचित थी। वह उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती थी जैसा लेखिका करती थी। वह उन्हें आकार, प्रकार, वेशभूषा या नाम के अपभ्रंश द्वारा जानती थी। कवियों के प्रति उनके मन में विशेष आदर नहीं था, परंतु दूसरे के दुख से वह कातर हो उठती थी, वो व्याकुल हो जाती थी। किसी विद्यार्थी के जेल जाने पर वह व्यथित हो उठती थी, दुख होता था उसको। वह कारागार से डरती थी। कारागार क्या होता है छात्रों, जेल से डरती थी। परंतु लेखिका के जेल जाने पर खुद भी उसके साथ चलने का हठ किया। जब लेखिका को जेल हुई तो उसने भी कहा कि मैं भी लेखिका के साथ चलूंगी। अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के हक के लिए वह बड़े लाट तक से लड़ने को तैयार थी। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, लाट मीन्स ऑफिसर्स थे, उनके साथ भी लड़ने के लिए तैयार थी। भक्तिन का अंतिम परिच्छेद चालू है, वह इसे पूरा नहीं करना चाहती। ये छात्रों आपका भक्तिन पाठ का सारांश था जो मैंने आपको सुनाया। आपने ध्यान से सुना, मुझे पता है। अब आप क्या करोगे, अपनी बुक से इस पाठ को छात्रों आप दोबारा से पढ़ोगे और जो मैंने आपको कहा कि मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करो, तो आप शांत भाव से बैठकर उस पाठ को आपको पढ़ना है और जो आपको मुख्य बिंदु लगे उसको रेखांकित करना है छात्रों। ठीक है, ये जो संस्मरण था, ये जो रेखा चित्र था भक्तिन पाठ का,
ये बड़ा ही संवेदनशील है छात्रों। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन देखिए छात्रों। आपको 5 नंबर का जैसे आता है आपका कि पठित गद्यांश जो आता है वो है, ये गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ये गद्यांश दिया गया है, इसके ये बेटा 4 क्वेश्चन दिए हैं। ये दूसरा गद्यांश दिया गया है, इसके भी 4 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, आगे ये गद्यांश है और ये इसके क्वेश्चन हैं। ठीक है छात्रों, ये आज का पाठ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और जो इनके उत्तर हैं छात्रों वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। ठीक है, लेकिन आपका गृह कार्य क्या है, अभी तो यही है कि आपको पाठ पढ़ना है और जितने ये क्वेश्चन हैं इनके उत्तर मैं ग्रुप में दूंगी। आपको वो उत्तर अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है छात्रों, डेट वाइज पहले आप डेट लिखोगे, पाठ का नाम लिखोगे और इसके लेखक या लेखिका कौन है वो लिखोगे। बहुत सुंदर राइटिंग में आपको काम करना है। और छात्रों एक बात और, आप काम करने के बाद ग्रुप में उस कॉपी की पिक लोगे और भेजोगे ताकि मैं देखूं कि आपने काम किया है या नहीं। ठीक है छात्रों, अगली वीडियो में हम अपने नए प्रकरण के साथ आपके समक्ष फिर होंगे। तब तक आप सभी घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद छात्रों।